चर्चा करने के डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका हिंदी खबर में। शुरुआत सर इसी सवाल के साथ, देश भर में जो गर्मी का पारा है वो तो पूरी तरह से हाई है, और लेकिन जो सियासत है वो भी एक अलग एंगल पर देखने को मिल पा रही है। दिशा और दशा क्या तय होगी क्या नहीं होगी कुछ अता पता ही नहीं है। इस तरह के बयान तो क्योंकि आपने भी सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुसलमानों को लेकर यहाँ पर बयान दिया, कैसे समझे, क्या राजनीति इसी डगर पर चलेगी अब? देखिए ऋतु जी, दिशा और दशा दोनों ही तय हो चुकी है। भारत की 140 करोड़ की जो जनता है उसने पहले से तय कर रखा है कि कौन सी हमें दिशा में जाना है और किसको क्या हमें दिखाना है। अब रही बात जो बयानबाजी की, जो बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, तुष्टीकरण की बात करते हैं कि मोदी जी ने ये कह दिया, मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने जो अपनी जनसभा में जो भाषण दिया है उसमें कहीं भी ये शब्द नहीं कहा गया कि हमारे मुसलमानों के लिए कोई अपमानित कोई बात कही हो। हाँ, ये बात कही है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो उसका ये बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो में ऋतु जी आप देखिएगा, उसमें साफ साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, युवा हैं, उनको हम विदेश भेजेंगे, उनको हम पढ़ाई में मदद करेंगे, उनको हम सशक्त बनाएंगे। दूसरा पॉइंट उसमें लिखा हुआ है कि हमारे देश का यदि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो सशक्त होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। अब सोचिए आप, कितना फर्क है दो मैनिफेस्टो में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है जो ये कहता है कि हम जो है देश को विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक। दूसरा वही कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता है कि इस देश में सबसे बड़ा हक जो है अल्पसंख्यकों का है। अरे भाई, वहां तो बहुसंख्यकों की बात ही नहीं होती है। भारत में जो बहुसंख्यक हैं उनके लिए भी कोई एक दो पॉइंट रख देते कांग्रेस पार्टी के लोग, उसमें नहीं रखते। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति पहले की गई है 70 साल में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, अब वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। आज यदि देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट करके बता दूं आपके दर्शकों को, देखिए केंद्र सरकार की यदि कोई योजना आती है ऋतु जी, कोई भी योजना आप ले लीजिए, वो नीचे धरातल पर सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी संप्रदाय को बराबर मात्रा में दी जाती है। लेकिन पहले जो सरकारें थी 2014 से पहले आप ले लीजिए, योजनाएं भी देख देख कर आती थी कि इसको इतनी दी जाएगी। ठीक है अवधेश उपाध्याय जी, टोकूंगी मैं आपको, क्योंकि देखिए मठ मंदिर की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है। ये बयान लगातार न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब तो अमित शाह की तरफ से भी दिया जा रहा है। ऐसे में सर, सबसे पहले मैं ये समझूंगी कि अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान थोड़ी नहीं आते, तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके आधार पर आप लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस तो मुस्लिम लीग की छाप है मैनिफेस्टो? ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं, बात क्या है, देखिए जितना भी आप, मैं बताऊं आपको, तमिलनाडु में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सहयोगी दल। 1979 से अब तक 5000 किलो सोना मॉनिटाइज के तहत वहां आरबीआई को दे दिया गया। उसका जो इंटरेस्ट आता है वो एक विशेष वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए दिया जाता है। अब आप समझ लीजिए तुष्टीकरण क्या है, कौन पार्टी करती है। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी ऋतु जी, तो 100 करोड़ सरकारी खर्चे से जो जनता का पैसा है, यूपी की जनता का पैसा था, उस पैसे से एक हज हाउस बनाया जाता है गाजियाबाद में। और वहीं जब शिव भक्त अपनी कांवड़ लेकर निकलते हैं तो समाजवादी पार्टी के जो प्रशासन था उस समय, वो उन पर लाठियां बरसाता था। ये होती है तुष्टीकरण की राजनीति। और मैं बताऊं आपको, अभी हमारे प्रभु श्री राम के जो सूर्य तिलक हुआ है उसके लिए ये कह रहे थे पाखंड है, उसका राम मंदिर का जो न्योता वो टुकड़ा दिया गया केवल एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। ये होती है तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको बता दूं, सबका साथ सबका विकास के जो विकल्प लेकर चल रही है, जो संकल्प लेकर चल रही है, उसी के साथ चल रही है कि सबका साथ सबका विकास, सबको विश्वास में लेकर ही देश हमारा विश्व गुरु बन सकता है। मतलब ये मानकर चला जाए, मान ना मान चुनाव हिंदू मुसलमान जी, मतलब ये मानकर चला जाए, मान ना मान चुनाव हिंदू मुसलमान। अब जो जनहित के मुद्दे हैं, चुनाव हिंदू मुस्लिम पर नहीं है, जो वो तो सर वही रहा है ना, रिएक्शन तो वही आ रहे हैं। जो लोग हिंदू मुस्लिम पर ले जाना चाहते हैं, जैसे देखिए मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था 2006 में कि इस देश में सबसे पहला हक जो है अल्पसंख्यक वर्ग का, माइनॉरिटी का है। दूसरा, और मैं बताऊं, मैं 2012 में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है सलमान खुर्शीद जी, उन्होंने ये बात कही थी कि जो ओबीसी का आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, उसमें से 9% काट के एक विशेष वर्ग को दे दिया जाए, जो कि संविधान के खिलाफ है। वो होती है तुष्टीकरण की राजनीति, वो होती है हिंदू मुस्लिम की राजनीति। अभी 6 महीने पहले राहुल गांधी जी ने कहा था जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ही ये काम करती है तुष्टीकरण के हिंदू मुस्लिम की,
लेकिन अब वो राजनीति खत्म हो चुकी है ऋतु जी। ठीक है। अब हमारे देश में विकासवाद की राजनीति ठीक है, मतलब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। ठीक है सर, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी जुड़े हुए हैं, अंशु अवस्थी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, साथ ही अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। ऐसे में प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बीजेपी लगातार ये कह रही है, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करता हुआ नजर आया है। ऐसे में अब चूंकि इस तरह के जब बयानबाजों की बौछार यहाँ पर लगाई जा रही है, चुनाव हिंदू मुसलमान पर हो रहा है, तो आखिर विपक्ष को क्यों दिक्कत हो रही है? जब विपक्ष करता है तब भी तो कुछ कहा नहीं जाता। देखिए, जो कल का जो बयान है माननीय प्रधानमंत्री का, उससे न केवल देश शर्मसार हुआ है, बल्कि मुझको लगता है कि संवैधानिक पद पर जो प्रधानमंत्री जी हैं, संविधान की भी धज्जियां उड़ाने का काम करा है। क्योंकि मैं भी कानून का विद्यार्थी हूँ और कानून का विद्यार्थी होने के कारण मैं पाता हूँ कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस देश के गौरवशाली इतिहास बनाने में उनका योगदान रहा है और इन सब की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री पे होती है और वो सभी को एक ही चश्मे से देखें, ये कर्तव्य प्रधानमंत्री का होता है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ खाली है 10 साल के बाद, जनता को बताने के लिए एक भी कार्य इनके पास नहीं है। झूठ का पुलिंदा इन्होंने बोला, इन्होंने बात करी 2 करोड़ नौकरी की, इन्होंने बात करी काले धन की, इन्होंने बात करी 15 लाख अकाउंट बनाने की, किसानों की आय दुगनी की और महंगाई की बात इन्होंने करी। और आज इन सब मोर्चों पर युवाओं के लिए रोजगार के नाम पे भी को नौकरी नहीं आ पाई, उनको लठ जरूर पड़ा और परीक्षा लीक का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनने का काम हुआ। काले धन की बात हुई, काला धन छोड़िए, इनके औद्योगिक मित्र माननीय प्रधानमंत्री के सफेद धन लेकर विदेश चले गए। 15 लाख अकाउंट में जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, यही फैसला हो जाए किस किस के अकाउंट में आए हैं। किसान की आय की दोगुनी की बात हुई थी, किसानों पर लठ पड़ा है, किसानों के लिए कीलें बिछाई गई हैं, किसानों को आंसू गैस चलनी पड़ी है। 750 किसान इनके नेतृत्व में मारे जाते हैं और किसानों की जाति को शर्मसार होना पड़ा। और मैं कहना चाहता हूँ, महंगाई की बात 400 का सिलेंडर 1200 तक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। देश महंगाई की चपेट में है। और बात हुई थी 100 स्मार्ट सिटी का, उनका क्या हुआ? क्या एक स्मार्ट सिटी भी ये बता सकते हैं? जो सांसदों ने गांव गोद में लिए थे, वो बच्चा अभी गोद में ही है या चलने नहीं सर, देखिए तमाम मुद्दे बेशक से हाईलाइट है और ऐसे में विपक्ष इन मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन बात जब हिंदू मुसलमान की आती है तो ऐसे में बीजेपी का ये भी पूछना है कि भाई आप लोग कहाँ शांत रहे? तुष्टीकरण की राजनीति तो आप लोगों ने भी की है। जब यहाँ पर सनातन धर्म को गाली दी जाती है तब आप लोगों की तरफ से चुप रहा जाता है। जब यहाँ पर पैगंबर का जिक्र कर दिया जाता है या मुसलमानों के धर्म को लेकर किसी तरह की बात कही जाती है तो आप लोग सबसे पहले उठकर सामने आ जाते हैं, अपनी आवाज को मुखर करते हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है? तो जी, हमारा साफ एजेंडा है। हम लोग इस बार युवाओं के रोजगार को लेकर और महंगाई को लेकर, जिससे कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग का लोग है, हमने भारतीय जनता पार्टी को सड़क से लेकर सदन तक, लेकिन सबको समान तो आप लोगों ने भी नहीं माना। पीडीएम फैक्टर तो 80 लोकसभा सीटों पर आप ही लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास। कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। अंशु जी, आपका रुख करते हुए, आपके मैनिफेस्टो को लेकर लगातार बवाल काटा जा रहा है, तमाम तरह के बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, निश्चित तौर पर आप लोग उसकी कड़ी निंदा करते होंगे, लेकिन 2006 में जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था देश भर में, तो उस दौरान मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, तो उनकी तरफ से बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि इस देश में अल्पसंख्यकों का हक है। तो ऐसे में उस बयान का हवाला देकर अब नए सिरे के साथ राजनीति कांग्रेस का कैसे देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा हिंदी खबर चैनल से। हिंदी खबर एक बहुत जिम्मेदार न्यूज चैनल है, इसको करोड़ों लोग देखते हैं देश में, कि एक प्राइम मिनिस्टर के बयान को कम से कम न्यूज चैनल तोड़ मरोड़ के ना बताए ना सुनाए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो उस समय थे, उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी है। इस देश पे सबसे पहला हक इस देश के दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का और अल्पसंख्यकों में भी खास तौर से मुस्लिमों को लेकर उन्होंने ये बात कही थी। मुझे आप बताइए, क्या इसमें गलत है? क्या इस देश के संसाधनों पर पहला हक दलितों का नहीं होना चाहिए? क्या इस देश के संसाधनों पर पहला हक पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का नहीं होना चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात से नफरत है कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का हक क्यों होगा? हक तो सिर्फ एक उद्योगपति मित्र का होगा हमारे, जो 609 नंबर पर था, जिसको बड़ी मेहनत से प्रधानमंत्री जी ने विश्व का सबसे बड़ा आदमी बनाया।
मुझे आप बताइए कि सार्वजनिक उपक्रम संसाधनों की बात करते हैं, जितने सार्वजनिक उपक्रम कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, चाहे वो एयर इंडिया हो, गेल हो, भेल हो, सेल हो या तमाम जगहों पर, उन सब का प्राइवेटाइजेशन किया। उससे किसका नुकसान हुआ? इस देश के युवाओं का हुआ। वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, सवर्ण हो, कोई हो, उनको सरकारी नौकरी भी मिलती, लेकिन किसको उन्होंने बेच दिया? अपने मित्र अडानी को, अंबानी को। तो सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के न्याय पत्र पर बात कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि इस देश के संसाधनों पर वो तो एक सेलेक्टिव बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस के एजेंडे पर आना पड़ा है। कांग्रेस का एजेंडा एकदम स्पष्ट है कि हम न्याय पत्र जो अपना लेकर आए हैं, जो हमारे 5 न्याय हैं, चाहे युवा न्याय जिसमें हमने अप्रेंटिसशिप पहली नौकरी पक्की, लेकिन सर फिर भी सवाल एक और बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि बहुसंख्यक शब्द का तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में अगर अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया है तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस पूरे मामले को गरमाएगी, सियासत यहाँ पे अपना रिएक्शन तो करेगी ना। वो प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एमएसपी पर कानून बनाएंगे, मनरेगा पर 400 रुपए हम उनकी। सर आपका मैनिफेस्टो मैंने भी बखूबी पढ़ा है, मुझे वो मुद्दे और जो वादे किए गए हैं वो गिनाने की जरूरत नहीं है। सवाल आपसे ये है कि बहुसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करने के बाद आपने बीजेपी को खुद दो यहाँ पे सियासी तलवार पकड़ाई है ना कि भाई हमने तो अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल कर लिया, अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों जो करना करिए। मैं 10 सेकंड कंप्लीट कर दे रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो की बात ना करके, अपने 10 साल की नाकामियों की बात ना करके कि रोजगार उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं शब्द रखा, महंगाई क्यों नहीं रखा, अगर वो बातें ना करके कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र पे बात कर रहे हैं तो वहीं पर भाजपा की हार हो गई, प्रधानमंत्री की हार हो गई, कांग्रेस इंडिया गठबंधन न्याय पत्र की जीत हो गई। ठीक है, अजय शुक्ला जी आपका रुख करते हुए, सर जिस राजनीति में देश के विकास को लेकर बात होनी चाहिए थी, जनहित के मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए थी, वो पूरी तरह से नदारद नजर आ रहे हैं, लेकिन जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि भाई मंगलसूत्र छिन जाएगा अगर कांग्रेस का शासन आता है, तो जो मठ मंदिरों की संपत्ति पर यहाँ पर कांग्रेस की नजर है वो भी पूरी तरह से छिन जाएगी और दूसरे वर्ग को दे दी जाएगी। इसमें कैसे समझा जाए, क्या राजनीति किस दिशा और दशा में जा रही है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति यदि इस तरह से झूठ बोलता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो उन्होंने कहा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी से निजी तौर से लेकर के आज नरेंद्र मोदी तक सबसे निजी तौर पे परिचित हूँ, निजी तौर पे संबंध रहे हैं, और इसके बाद में मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद में नरेंद्र मोदी यदि इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो मेरे पास खुला हुआ है, पेज नंबर 6 और 7 पर जो जिक्र है वो हिस्सेदारी न्याय का है और उसी में ही वंचितों का है, पिछड़ों का है, आदिवासियों का है, दलितों का है, अल्पसंख्यकों का है। तो आप बताइए, इसमें तो बहुसंख्यक भी हो गए, इसमें अल्पसंख्यक भी हो गए, तो इसमें कहां से कोई बुराई है? और क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? इस देश में जब 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के बनने पर जब पहला भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था इस देश में वंचितों, दलितों, पिछड़ों, इन सब को एक संरक्षा मिलनी चाहिए, संवैधानिक संरक्षा मिलनी चाहिए। कहीं मुस्लिम शब्द का एक शब्द का जिक्र नहीं है, मैंने पूरा मैनिफेस्टो पढ़ डाला, कहीं पर कोई गलत चीज का जिक्र नहीं, कहीं किसी की संपत्ति जब्त कर लेने का जिक्र नहीं है, उल्टा हक देने की बात है। बड़ी अजीब सी बात लगती है। और रही बात मंगलसूत्र ले लेने की बात, तो आप याद करिए 5 नवंबर 1962 का वह दिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना मंगलसूत्र, अपने सारे जेवर इस देश के उस लड़ाई के वक्त में जब जरूरत थी, भारत को पैसे की जरूरत थी, तो अपना दान दिया था। ये सीखना चाहिए, वो देने की नियत होनी चाहिए, तो देने की बजाय छीनने की। और मेरे पास में 2014 का नरेंद्र मोदी का जो उस समय संकल्प पत्र कहलाता था, वो संकल्प पत्र की भी प्रति है, उसमें महंगाई की भी बात है, रोजगार की भी बात है और सारी बातें। और आज हालत क्या है हिंदुस्तान के अंदर, वो तो कोई वायदे पूरे नहीं होते हैं।
ठीक है बच्चे सर। आज दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार आबादी हिंदुस्तान के अंदर है, जी। सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे बुरी स्थिति है। खुद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज से जिंदा रखे हैं और सारी चीजें। इतनी बुरे हालात हो जिस देश में, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू गिर ठीक है रही सर, हो। इसका जवाब मैं और बीजेपी के इसके प्रवक्ता से बाद लेती हूँ। में डॉक्टर यदि अवधेश कोई उपाध्याय जी, पहले तो आप करे तो शर्म आती अजय है। शुक्ला जी की बात का जवाब दीजिए। और सवाल सर आपसे ये कि अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ लाने की जो कोशिश आप लोगों की रहती है उसमें किसी तरह का दंगे फसाद या भड़काऊ बयान हो जाता है? अगर कल को देश में दंगे फसाद हो भी जाते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई हो जाती है, तो क्या आप लोग जिम्मेदारी लेंगे इस बात की? देखिए रितु जी, अजय शुक्ला जी, मैं तो सोच रहा था काफी विद्वान होंगे, पढ़कर आए होंगे, डिबेट में आए हैं, तो ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी की बात मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बताई, आपको भी बताया है। ठीक है, बेरोजगारी मुद्दा एक संवेदनशील मुद्दा है, मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि बेरोजगारी कम नहीं हुई है। आप 2014 में बेरोजगारी दर देखे 6% थी, आज वही बेरोजगारी दर घटकर जो 3.2% हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है पढ़ के नहीं आते हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात, पढ़ के नहीं है, दूसरे को कह रहे हैं पढ़ के नहीं आते। अवस्थी जी चुप रहिएगा। अरे आप पढ़ के आइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहती है, झूठ पढ़ के आइए आप। बोलिएगा, सच सुनिएगा, सच बोलिएगा। झूठ की शिकायत आप बोल रही है, सारी सच्चाई ये को। बेकार की बात ले लीजिए। टीवी पे कह रहे हैं, 2014 में जो दिया गया था, 10 करोड़ थे, आज तक हमने दिया अकाउंट हमारे देश में 5 करोड़ है। 3 गुना दिया अकाउंट है। तो दिया अकाउंट चला जी, नौकरी करता है, नहीं करता है। आज कहीं कह रहे बहुत बुरी हालत हो रही है। अरे मेरे भाई, आज हमारा भाई बुरा है। अवधेश जी, भास्कर जोशी जी और अंशु अवस्थी जी, एक बार फिर से सर विनम्र निवेदन कर रही हूँ, चर्चा की गरिमा को आप बनाए रखिए, डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए। लॉटरी में आपके पास बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे के साथ ही सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले कांग्रेस बीजेपी का परसेप्शन तो सुन लो सर। इतना भी संजय जो मित्र के संजय जी, उनका चश्मा उतार कर थोड़ा विकास के चश्मा लगाइए। लेकिन देश में किस प्रकार से विकास हुआ है, विकास बाहर आई है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है इस समय। पहले क्या तो किसी का ठीक है सर, अगर इसी तरह से तुतु मैमे करनी है तो फिर चर्चा का कोई यहाँ पर महत्व नहीं बनता। और ऐसे में लगातार इस तरह की राजनीति को लेकर, इस तरह के मुद्दों को लेकर राजनीति हो रही है और वही स्थिति एक बार फिर से यहाँ पर पनप गई जो 2019 के लोकसभा चुनाव में थी। हिंदू मुसलमान को लेकर लगातार यहाँ पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश हर राजनीतिक पार्टी कर रही थी और वही एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में वही तस्वीर और राजनीति की वही दिशा और दशा देखने को मिल पा रही है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।